अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ब्रेन एक्सपर आपके प्लेटफॉर्म से मैं उस्मान ख़ान। जैसा कि आपको पता है, हमने एमडी कैट डिस्कशन सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और आज हम नम्स के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है बायोलॉजिकल मालिक्यूल। बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स में से आपको पता है बहुत ही टेक्निकल एमसीक्यूज़ आते हैं और आज हम उन एमसीक्यूज़ को विद लॉजिक एंड विद रेफरेंस डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम नम्स के जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 है, जो है बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स। और इसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो सेम 2024 वाले हैं और आलमोस्ट यही टॉपिक एमडी कैट के अंदर भी हैं। बस एमडी कैट ने इस साल डीएनए के स्ट्रक्चर को, जो कि वाटसन और क्रिक का मॉडल है, उसको भी शामिल किया गया। इसमें 2024 में स्पेशली बड़े टेक्निकल एमसीक्यूज नम्स में इस यूनिट में से आए थे और इसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो ये है कि सुक्रोज is used as a transport carbohydrate instead of glucose because कि ग्लूकोज की जगह पे सुक्रोज को क्यों ट्रांसपोर्ट डाइसक्राइड के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। उसकी अल्फ़ा ऑप्शन आपके पास है, इट इज़ डाइसक्राइड। ये तो और भी हैं डाइसक्राइड आपके पास, माल्टोज भी है, लैक्टोज भी है, उसको भी यूज़ कर लेते हैं। नॉन रिड्यूसिंग है और मेरे ख्याल में यही इसका आंसर बनता है, क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और ग्लूकोज एक मोनोस्क्राइड है और ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में डिफरेंस यकीनन आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा और ये फेडरल बुक में बॉक्स में भी लिखा हुआ है कि रिड्यूसिंग वो है जो दूसरों की रिडक्शन कर सकते हैं और उनके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती हैं जो दूसरों की रिडक्शन नहीं कर सकती और इनके जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो फ्री नहीं होते। वो जो इनके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो फ्री क्यों नहीं होते? क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह आप सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज में 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही रिप्रेजेंट करता है कि इसमें दोनों जो मोनोस्क्राइड यूज़ हो रहे हैं। जिस तरह अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज और दूसरी शुगर कौन सी है? फ्रुक्टोज। इससे सुक्रोज बनती है। अब ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसके पास और वो कार्बन नंबर 1 पे होता है। और फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है और उसका जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो 2 होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। मतलब कि ग्लूकोज का एल्डो ग्रुप और फ्रुक्टोज का कीटो ग्रुप जो कार्बन नंबर 2 में है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या है? इन्वॉल्व है। इसलिए इनके पास फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है और इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और इस नॉन रिड्यूसिंग शुगर होने की वजह से ही इसकी लेस रिएक्टिविटी है, जो कि नेक्स्ट एमसीक्यू भी है। तो सुक्रोज असल में लेस रिएक्टिव है, इसलिए हम उसको ट्रांसपोर्ट डाइसक्राइड के तौर पे यूज़ करते हैं। और लेस रिएक्टिविटी के पीछे रीज़न क्या है कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इट इज़ सोलुबल इन वाटर, वो तो ग्लूकोज भी है, तो ये लॉजिक नहीं बनता। इट डज़ नॉट चेंज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ वाटर, ये भी गलत है। ये वाटर के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज करती है। कौन सी चीज़ें वाटर के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज नहीं करती? जो वाटर में इनसोल्यूबल होती है, जिस तरह स्टार्च और ग्लाइकोजन, लेकिन ये करती है। तो इसका आंसर आपके पास बेटा जी क्या होगा? बीटा, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और लेस रिएक्टिव है। और यही एमसीक्यू सेकंड है कि लेस रिएक्टिविटी ऑफ सुक्रोज इज ड्यू टू, और अभी हमने पढ़ा कि लेस रिएक्टिविटी ऑफ सुक्रोज इज ड्यू टू अनअवेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इस वजह से। तो इसका आंसर चार्ली होगा। अब इसमें ना डेल्टा ऑप्शन भी आपके जहन में आएगा कि ये अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी तो आंसर हो सकता है, क्योंकि अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही रीज़न बनती है अनअवेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप की। और यही तो इसके पीछे लॉजिक है कि 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज अ रीज़न बिहाइंड द अनअवेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब ये तो बात ठीक है, लेकिन लेस रिएक्टिविटी इज ड्यू टू नॉन रिड्यूसिंग नेचर ऑफ सुक्रोज एंड नॉन रिड्यूसिंग नेचर ऑफ सुक्रोज इज ड्यू टू अनअवेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ज़रा इसको आप रिवर्स में चलें।
जिस तरह मैं कहूँ कि लेस रिएक्टिव क्यों है, तो आप इधर इससे भी बेस्ट ऑप्शन अगर आप करते ना तो इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप के पीछे रीज़न क्या है, वो है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो मेरे ख्याल में आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पे आपने इसकी रीज़न ढूंढनी है। इसकी रीज़न है नॉन रिड्यूसिंग होना, और नॉन रिड्यूसिंग तो ऑप्शन में नहीं है मेरे मुताबिक। अगर यहाँ पे और बेस्ट ऑप्शन होती तो इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो फिर आप इसको टिक करते। लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर के पीछे अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, फिर आप उसको करेंगे। 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फिर इनडायरेक्ट एक रिलेशन निकल आता है, तो आप इसमें जिसका डायरेक्ट जो पास रीज़न बनती है आप उसको टिक करते हैं, इसलिए आपको 4 ऑप्शन टिक करना होगा। थर्ड एमसीक्यू है, प्रोटीन विद द टर्शरी स्ट्रक्चर आर हेल्पफुल इन, कि प्रोटीन जिनके पास टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो किस काम में हेल्पफुल है। अल्फा ऑप्शन है कैरिंग मैसेज फ्रॉम ग्लैंड्स टू टारगेट सेल, ये तो हार्मोन्स का काम होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसी तरह आपने ना एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। मेंटेनिंग द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्किन, अब स्किन की एपिथेलियल लाइनिंग को मेंटेन करने में कनेक्टिव टिश्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो प्रोटीन्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, कैरेटिन प्रोटीन भी होती है। तो ये मेंटेनिंग एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्किन, ये असल में स्ट्रक्चरल रोल है कि प्रोटीन स्ट्रक्चर में अपना रोल प्ले कर रही है। मेकिंग मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है बोन एंड कार्टिलेज, उसमें तो बेटा जी कोलेजिन प्रोटीन होती है विच इज़ अ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। और जहाँ तक मुझे पता है ये भी स्ट्रक्चरल रोल है। तो जिस प्रोटीन का जो जो रोल है मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। हेल्पिंग मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन में जो प्रोटीन यूज़ हो रही है वो है एक्टिन एंड मायोसिन। एंड एक्टिन और मायोसिन हमारी बुक के मुताबिक ये स्ट्रक्चरल पार्ट है, और फिर बाद में ये मसल की फंक्शनिंग में रोल प्ले कर रही है। तो वैसे हमारी बुक के मुताबिक हम इसको स्ट्रक्चरल प्रोटीन में लेते हैं, तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगा। अब जैसा कि मैं तो वैसे अपनी क्लासेस में इस तरीके से पढ़ाता हूँ अकॉर्डिंग टू बुक, जो हमारे फेडरल बुक है, पंजाब बुक है, KPK है, और इसी तरह जो हम इस FSC लेवल की या लेवल्स की बुक्स में जो कंटेंट है उसके मुताबिक ये कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है बेटा जी वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर होता है, एंड मोस्टली ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर फंक्शनल प्रोटीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फंक्शनल प्रोटीन ढूंढ लिया। तो जैसा कि आपको पता है हार्मोन्स ये फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, तो यहाँ पे फिर हम अल्फांस लगाएंगे। कैसे, रिपीट करता हूँ, क्योंकि हम कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर तो ग्लोबुलर प्रोटीन में होता है और ग्लोबुलर प्रोटीन फंक्शनल रोल प्ले करती है, और ये कैरिंग अ मैसेज फ्रॉम द ग्लैंड टू टारगेट ऑर्गन्स, ये हार्मोन्स का काम है और ये फंक्शन है, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती है। इसीलिए हम कहेंगे कि टर्शरी स्ट्रक्चर मेनली ग्लोबुलर प्रोटीन्स में होता है, और आप सब ने हार्मोन्स को एज अ ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर डिस्कस किया है। बाकी ये स्ट्रक्चरल रोल है ये फाइब्रस प्रोटीन का, और फाइब्रस में हम सेकेंडरी लेवल पढ़ते हैं। कोलेजन स्ट्रक्चरल रोल है और हम कहते हैं जी ये फाइब्रस प्रोटीन है, हम इसको जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसमें कंसीडर करते हैं। और हेल्पिंग मसल कंट्रैक्शन, ये लिटिल बिट कंफ्यूज कर सकता है आपको, लेकिन मसल कंट्रैक्शन में आप देखें एक्टिन मायोसिन प्रोटीन है, और इसका भी कौन सा रोल है, स्ट्रक्चरल रोल है, और हम ये कंसीडर करेंगे कि इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर रोल है। लेकिन एक बात याद रखें कि आपको शायद ये यहाँ पे रॉन्ग लगे, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू आर बुक डिस्कस कर रहे हैं। हम अपनी बुक से बाहर तब जाते हैं जब हमारी बुक के मुताबिक लॉजिक नहीं निकलता। अगर आप MD-CAT में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी बुक में से आंसर को ढूंढना है। अगर बुक में से नहीं होगा फिर आप आउट ऑफ द वे जाके आप उसको देखेंगे, जिस तरह नेक्स्ट MCQ आपके पास है, ये भी प्रोटीन्स में से है। रिबाउंडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटनिंग अ कर्ली हेयर्स which bond is targeted by oxidizing agent used during this process। अब दिखने में तो ये MCQ आपको लग रहा है कि ये बाहर से है,
और ये तो हैबिट डिफ़िकल्टी लेवल इसका हाई है। तो बेटा जी नम्स वाले थोड़े से इस तरह के टेक्निकल एमसीक्यूज़ देते हैं और आपको इसमें अपने ज़हन को यूज़ करना होता है। अब देखें, मेरे ख़्याल में अगर आप देखें स्ट्रेटनिंग ऑफ हेयर्स आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ा, अगर आप एफएससी में बात कर रहे हैं। और फिर है जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किस बॉन्ड को टारगेट करते हैं वो ये पूछ रहा है। अब ये वाला जो एमसीक्यू ना, ये भी मैं आपको बताता हूँ रेफरेंस के साथ कि ये कहाँ से बुक से है, किस बुक से है। इसका वैसे आंसर बेटा जी आपके पास डाइसल्फाइड है। अक्सर लोग, मैं देख रहा था, मैंने इसके ऊपर पहले भी रिसर्च की और कईयों ने हाइड्रोजन बॉन्ड इसको टिक करते हैं, कुछ कहते हैं सर हमारी केमिस्ट्री की बुक में ये लिखा हुआ है, बायोलॉजी में ये लिखा हुआ है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि एमसीक्यू आया कहाँ से है। तो रीबाउंडिंग बाय अ केमिकल, ये एक्चुअली जो एमसीक्यू है ना बेटा जी, वो आया है पियर्सन की बुक है। ये एएस या ए लेवल्स में यूज़ होती है, ये उसका रेफरेंस है और उसकी लाइंस ये लिखी हुई है और ये उसी बुक का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। और इसमें ना अब दो तरह की ट्रीटमेंट डिस्कस की हुई है, एक है हीट ट्रीटमेंट हेयर्स की और एक है केमिकल ट्रीटमेंट जिससे आप हेयर्स को स्ट्रेट करते हैं। जिस तरह वो कहता है जी, ब्लो एयर, ब्लो ड्राइंग एंड स्ट्रेटनिंग हेयर ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वो कहता है हीट की मदद से, ब्लो मतलब आप ब्लोर यूज़ करते हैं ना अपने हेयर्स को स्ट्रेट करने के लिए, ख़ास तौर पे फीमेल, मेल के तो इतने लंबे बाल नहीं होते, अगर उनके होते हैं तो उनको भी फिर ब्लोअर को यूज़ करना पड़ता है। अब वो हीट आप दे रहे हैं और हीट किसको ब्रेक करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करती है। अगर यहाँ पे स्ट्रेटनिंग ऑफ हेयर्स बाय हीट आंसर आता तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये रेफरेंस बुक है, ये उसी का स्क्रीनशॉट है, आप जाके देख सकते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ब्रेक होंगे ना तो ये टेम्परेरी तौर पर करली हेयर्स को स्ट्रेट कर देंगे। और ये मैंने फिर मज़ीद इसके ऊपर देखा तो कहता है जी अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये वीक एज़ कम्पेयर टू डाइसल्फाइड ब्रिज। तो जैसे आप दोबारा अपने जो हेयर्स हैं उसको वॉश करते हैं तो दोबारा करली हो जाते हैं। तो हीट से जब आप अपने हेयर्स को स्ट्रेट करते हैं तो उससे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, आप दोबारा फिर अपने हेयर्स को वॉश करेंगे ये दोबारा बंध जाएंगे और फिर आपके हेयर्स क्या हो जाएंगे, करली हो जाएंगे। फिर नीचे देखें केमिकल ट्रीटमेंट। अब हमारे एमसीक्यू में ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस केमिकल। केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी वीक्स और मंथ तक परमानेंटली तो नहीं कह सकते, मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इसका। कि केमिकल ट्रीटमेंट क्या करती है कि केमिकल ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन द पोलीपेप्टाइड चेन्स एंड रीफॉर्म देम इन अ डिफरेंट प्लेस। जो आप केमिकल्स हेयर्स को स्ट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं, आप ये कॉमन सेंस आपको पता है, आप करते हैं या आपके सामने कोई ना कोई करता है तो आप देखते हैं कि केमिकल से जो आप करते हैं ना ट्रीटमेंट, वो लॉन्ग टर्म्स है, वो डिपेंड करता है केमिकल कौन सा है। वो वीक भी चल सकती है, पूरा मंथ भी चल सकती है। वो एक्चुअली डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो इसका आंसर डाइसल्फाइड बॉन्ड क्यों है, ये ए लेवल की बुक में लिखा हुआ है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि नम्स वाले और एमडी कैट वाले भी ए लेवल्स की बुक में से एमसीक्यूज देते हैं। इसमें एक और भी था सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में, जिसमें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का लिंक था। फिर यहाँ पे कुछ मैंने चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, ये कैरेटिन का स्ट्रक्चर है, रिसर्च गेट से मैंने इसको डाउनलोड किया, विद रेफरेंस है। तो ये देख सकते हैं कि विद इन अ पॉलीपेप्टाइड भी ना, आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये एक पॉलीपेप्टाइड में भी आप देखें आपको ये डाइसल्फाइड ब्रिज नज़र आ रहा है। इंट्रा चेन भी डाइसल्फाइड ब्रिज होता है। फिर ये कैराटिन जो प्रोटीन है ना, इसमें पॉलीपेप्टाइड्स मोर देन वन होती है और इधर भी देख सकते हैं ये डाइसल्फाइड ब्रिज है। तो जब आप केमिकल या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करते हैं तो वो ये डाइसल्फाइड ब्रिज ब्रेक करते हैं और ये कोवलेंट बॉन्ड है और इसकी ब्रेकेज होने के बाद ये स्ट्रेट हो जाते हैं और फिर ये नए बन जाते हैं बॉन्ड। और जब स्ट्रेट होने के बाद नए बनते हैं ना, फिर उसके बाद ये ज़्यादा देर तक जो है वो करली हेयर स्ट्रेट रहते हैं। और मज़ीद अगर आप इसको थोड़ा सा आप खुद भी देखिएगा तो आपको नज़र आएगा कि अगर आप, वो कहता है कि पहले ना जब भी आप केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं ना तो उसमें सबसे पहले आप रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। उसकी एग्जांपल ये है थायोग्लाइकोलेट। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये ब्रेक करता है
किसको? डाइसल्फाइड बॉन्ड को। ये ब्रेक करता है डाइसल्फाइड ब्रिज को। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? फिर आप सेकंड टाइम केमिकल जो है वो उससे ट्रीट करते हैं। मैंने तो नहीं कराया, लेकिन आपने अगर करवाए हो तो आपको पता है मल्टीपल टाइम्स केमिकल से वॉश करते हैं। तो सेकंड टाइम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये फिर क्या करता है? ये इसी डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। आप ज़रा चलें, इसी बहाने आपको हेयर ट्रीटमेंट भी समझ आ जाएगी कि पहले आपने रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया, उसने क्या किया? उसने कर्ली हेयर्स के बॉन्ड को ब्रेक किया और स्ट्रेट किया, और जैसे ही स्ट्रेट हुए, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया? उस स्ट्रेट हेयर्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड को उधर ही बना दिया और परमानेंटली तौर पर उसको स्ट्रेट कर दिया। और ये वाला जो इफेक्ट है ये लॉन्ग टर्म चलेगा। तो आइंदा अगर आपको एमसीक्यू आए कि बाय हीट अगर कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट होंगे, और अगर बाय ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स या केमिकल्स का यूज़ करेंगे तो फिर जो है वो कौन से? वो डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो ये विद रेफरेंस था। मुझे उम्मीद है कि आपको विद रेफरेंस ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और ये बुक है, और इस बुक का रेफरेंस इसलिए मैंने उसकी पिक्चर, उसका टाइटल जो है वो आपके सामने पेस्ट किया। आप उसके बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स या केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी वाले चैप्टर में जाके आप इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मैमेलियन सेल। अब ये नेक्स्ट जो एमसीक्यू 2020 से है, तो आपको पता है मोस्ट अबंडेंट। अब यहाँ पे कीवर्ड है ऑर्गेनिक। अब कई बच्चे गौर से नहीं देखते, वो कहते हैं जी मोस्ट अबंडेंट मालिक्यूल तो वाटर है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। तो बेटा जी मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मालिक्यूल प्रोटीन्स हैं। ये आपके टेबल में लिखा हुआ है कि आलमोस्ट यूकैरियोट्स में 18% होता है और प्रोकैरियोट्स में 15% होता है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट बायो मालिक्यूल इन ह्यूमन बॉडी, ये एक्चुअली बायो एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी होना था, और वो होता है बेटा जी कार्बन। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट पे है ऑक्सीजन 65% और फिर है कार्बन जो कि है 18%। ये बड़ा स्ट्रेट आंसर है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। सेवंथ है वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट ड्यू टू। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? ये जो जिन क्लासेस को मैं पढ़ाता हूँ उनको तो मैं हर बार बताता हूँ कि वाटर के अंदर से जो एमसीक्यू आता है ना, वो उसकी प्रॉपर्टी वाइज आता है कि वाटर की ये प्रॉपर्टी है, बताएं इस वजह से क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह का एमसीक्यू है। अब वाटर क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? और आपने पढ़ा क्योंकि वाटर की पोलैरिटी हाई होती है, वाटर पोलर नेचर का होता है, आयनिक नेचर का नहीं होता। आपको पता है इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये एज आ समझें कि कूलिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ हाई हीट कैपेसिटी भी इसकी वजह से होती है। कोहेजन टेंशन थ्योरी में हेल्प करता है, लेकिन यूनिवर्सल सॉल्वेंट में ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगी। 8 एमसीक्यू है हाइड्रोलिसिस इज अ ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर इनटू मोनोमर बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोमीन वाटर। तो यहाँ से आंसर मिल जाता है कि किसी भी चीज़ की लाइसिस करना इन द प्रेजेंस या इन द एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो इसमें हम वाटर को ऐड करेंगे। नेक्स्ट नम्स 2022 से एमसीक्यू ड्यू टू इट्स हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज। वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन हाई है, इसका हमें फ़ायदा क्या है? तो इसका फ़ायदा बेटा जी है कि वाटर एक्ट करते हैं एज आ कूलिंग एजेंट। थर्मल शॉक रजिस्टर तब होता है जब यहाँ पे स्टेटमेंट होती है वाटर हैज़ हाई हीट ऑफ कैपेसिटी। वाटर की हीट कैपेसिटी हाई है, उसकी वजह है वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइजर। और ये जो बच्चे सुन रहे हैं जो ऑलरेडी कुछ क्लासेस ले चुके हैं उनको मैं बार बार बताता हूँ कि ये स्टेटमेंट डिपेंड करता है कि आप क्या आंसर देंगे। अगर कहे जी वाटर की हीट कैपेसिटी हाई है, उसका फ़ायदा क्या है? तो वाटर एक्ट करता है एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर। वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन हाई है, इसका क्या फ़ायदा कि जब वाटर वेपोरेट होता है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करके वेपोरेट होता है, और जिससे उस एरिया या उस मीडियम के टेम्परेचर को कम करता है, तो कूलिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। 10 एमसीक्यू है, वही एमसीक्यू आ गया अगेन। थर्मल स्टेबिलिटी
मतलब वाटर एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर। स्टेटमेंट क्लियर है। अब ऑप्शन आपको खुद ही नजर आ जाएगी, वैसे भी आपको वैसे चारों ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द इन्वायरमेंट इज बिकॉज ऑफ विच करेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि आंसर होना चाहिए हाई हीट कैपेसिटी। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है, एक्ट करेगा एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर आयोनाइज होता है, इसका फायदा क्या है कि वाटर एक्ट एज अ बफर। अब कल को एमसीक्यू ना है कि वाटर एक्ट एज अ बफर बिकॉज ऑफ, तो आप बताएंगे आयोनाइजेशन। और प्रोटेक्शन भी काम के तौर पे काम करता है, एज अ लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी के तौर पे कब काम करेगा, जब उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, हाई होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ग्लूकोज, देयर जनरल फार्मूला इज। वो कहता है जी इंस्टेंट जो फॉरन सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज़ होती हैं वो हमारे पास ग्लूकोज है। और बताएं ग्लूकोज का जनरल फार्मूला क्या है। और इसमें फ़ौरन बच्चे यहाँ पे भागेंगे C6H12O6। बेटा ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो इसमें ज़रा फॉर्मेटिंग किसी टाइप की होती है। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा ग्लूकोज का क्या फार्मूला है, यहाँ पे ग्लूकोज जो कि एक मोनोस्क्राइड है उसका जनरल फार्मूला पूछ रहा है। और ग्लूकोज का जनरल फार्मूला क्या होता है, CXH2OX। अब आप कहेंगे सर ये तो बेटा जी CXH2OY, ये ऑल कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला है। मोनोस्क्राइड का आपने फार्मूला पढ़ा था CnH2ON, मतलब X की जगह पे भी N है और Y की जगह पे भी N है, मीन्स X और Y की वैल्यू सेम है, तो आप इसको सेम सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए आप सेम सिंबल वाले को यहाँ पे टिक करेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि आप एन ही ढूंढें। अब देखें एक्स का मतलब है जितने कार्बन हैं उतने ही वाटर के मालिक्यूल हैं। अब देखें ग्लूकोज को आप सिंप्लीफाई करें तो C6H2OY6। अब देखें ये है एक्स 6, तो 6 यहाँ पे एक्स के तौर पे काम करेगा। तो यहाँ पे आपने CXH2OX क्यों लगाना है, क्योंकि मोनोस्क्राइड में बेटा जी एक्स और वाई की वैल्यू सेम होती है। हाँ अगर ये ऑप्शन ना होती फिर आप ये करते, लेकिन ये ऑल कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, मोनोस्क्राइड जैसा कि ग्लूकोज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगेन बता रहा हूँ बेटा जी ये क्यों कर रहे हैं, बीटा ऑप्शन क्यों टिक कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक्स जितना होता है उतने ही वाटर, जितने कार्बन होते हैं उतने ही वाटर के मालिक्यूल होते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम है तो सेम सिंबल से शो करेंगे। 12 MCQ है, कार्बोहाइड्रेट कंटेन, वेरी इजी MCQ। कौन से एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 13 MCQ है बेटा जी आपके पास कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेक्सोस इन नेचर, नेचर में सबसे ज़्यादा जो है वो हेक्सोस कौन सी होगी। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पे नेचर की तरफ जैसे ही नज़र दोहराएंगे तो वो कहेंगे जी ये तो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट नेचर कौन है, सेलुलोज, तो वो तो डेल्टा ऑप्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कीवर्ड है हेक्सोस, तो बेटा जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेक्सोस 6 कार्बन की शुगर जो नेचर में ग्लूकोज है, जो कि ब्लड शुगर है। आप किसी लेमैन मतलब किसी और आम आदमी से भी पूछें तो वो आपको बताएगा कि शुगर में से उसको सबसे पहले जिसका पता वो ग्लूकोज है। 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज भी है, वैसे लैक्टिक एसिड नहीं है। रेमनोज क्या है जी, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये 5 कार्बन की पेंटोज है, उसका स्ट्रक्चर आपके लिए मैंने यहाँ पे रखा है। ये मिथाइलेटेड पेंटोज होती है, ये पेंटोज है। अब ये ना देखिएगा कि ये 6 कॉर्नर रिंग बना रही है, एक्सेप्शनल केस है। ये अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये इसका कार्बन नंबर सपोज करें, ये 1 कार्बन है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये रिंग वाले 5, तो ये 5 कार्बन की है। तो ये मिथाइलेटेड तो एक एडिशनल ग्रुप होता है, तो ये मिथाइलेटेड पेंटोज है।
लैक्टिक एसिड है तो वो आपको पता है कि वो शुगर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल यील्ड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस। ये ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड एमसीक्यू हम पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस में होते हैं, डाइस्क्राइड है, और वो कौन है, सुक्रोज है। स्टार्च पॉलीस्क्राइड है, माल्टोज भी डाइस्क्राइड है लेकिन इसमें दोनों ग्लूकोज होते हैं। लैक्टोज भी डाइस्क्राइड है लेकिन इसमें आपको पता है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज होते हैं, लेकिन सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, इसलिए इसका आंसर चार्ली होगा। 16 है दीज कार्बोहाइड्रेट आर स्वीटेस्ट अमंग ऑल कार्बोहाइड्रेट। बहुत ही बेसिक एमसीक्यू। स्वीट इन टेस्ट कौन होते हैं भाई, मोनोस्क्राइड्स, अल्फा ऑप्शन। अच्छा बेटा इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता सारे इंशाल्लाह ताला जो है वो नम्स के पेपर्स को जितने भी है मैं डिस्कस करके इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आपने इसको लाजमी देखना है। इसमें विद लॉजिक एंड विद रेफरेंस जो हमारे पहले बुक्स होंगी उसको देखेंगे। अगर आप बेटा रेफरेंस उन बुक्स का ले आएंगे ना जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो फिर वो जो है वो आप अपने एमसीक्यूज़ को गलत करेंगे। मैंने भी अभी जो आपको रेफरेंस दिया वो ए लेवल्स की बुक है, और ए लेवल्स वाले भी एम डी कैट देते हैं और उनका सिलेबस आपके सिलेबस के साथ कॉमन है, ठीक है। 17 है लेसिथीन इज फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ फास्फोटाइडिक एसिड विद। लेसिथीन आपको पता है एक फास्फोलिपिड है और इसका नाम है, वैसे पूरा नाम है फास्फोटिडाइल कोलीन, और अगर आप इसका पूरा नाम लिखेंगे तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा कि इसमें आप फास्फोटाइडिक एसिड के साथ जो नाइट्रोजनस बेस अटैच करते हैं वो कोलीन होती है, ठीक है। बाकी नाइट्रोजनस बेसिस अगर होंगी तो उनके कुछ नेम जो हैं वो डिफरेंट होंगे। 18 है विच इज करेक्ट अबाउट ज़ैंथोफिल। अब ये इनडायरेक्ट एमसीक्यू है ये पिगमेंट्स में से है, बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर है, फेडरल हो या केपी के बुक हो उसमें चैप्टर नंबर 4 है, और पंजाब में चैप्टर नंबर 11 है। तो ज़ैंथोफिल एक पिगमेंट है, कैरोटीनाइड से बिलोंग करता है, तो ये कैरोटीनॉइड्स हैं। और बेटा जी कैरोटीनाइड्स हो या क्लोरोफिल हो, ये सारे के सारे जो पिगमेंट्स हैं ना, अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन्स का पूछा जाए तो आप कहेंगे जी लिपिड्स नेचर के होते हैं, और लिपिड्स में किस नेचर के हैं, टर्पेनॉइड्स नेचर के। तो इसलिए जो भी ऑप्शन यहाँ पे टर्पेनाइड्स जैसा होगा वो आंसर होगा, और टर्पेनाइड्स किससे मिलके बनते हैं, आइसोप्रीन, इसलिए इसका ये आंसर होगा कि टर्पेनाइड्स या टर्पीन्स आर द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन या आइसोप्रीन। न्यूक्लियोटाइड से तो न्यूक्लिक एसिड बनता है, अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, फैटी एसिड लिपिड्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जिन लिपिड्स की बात कर रहे हैं जो पिगमेंट्स में होते हैं वो टर्पेनाइड्स होते हैं। अच्छा क्लोरोफिल के बारे में भी आपसे पूछेगा ना, तो फिर भी आपने क्लोरोफिल भी लिपिड नेचर के हैं और वो टर्पीन्स या टर्पेनाइड्स नेचर के, तो अल्फा ऑप्शन है। नेक्स्ट है सी एच बॉन्ड इन लिपिड्स आर इम्पोर्टेंट। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर आपने पंजाब बुक पढ़ी है तो उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन में से एमसीक्यू है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल कोई रोल नहीं है, एक्सोस्केलेटन में ये तो काइटन होती है, इसका इस बॉन्ड से कोई रिलेशन नहीं है, प्रोवाइड मोर एनर्जी, ये आंसर है। ये हम एफएससी में बच्चों को बताते हैं, एक क्वेश्चन आता होता है कि लिपिड्स कैन स्टोर ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, वाई, बिकॉज लिपिड हैव हाई प्रपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसलिए जिसके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा जैसा कि लिपिड्स हैं तो वो आपको ज़्यादा एनर्जी देगा, तो चार्ली आंसर होगा। 20 है द स्ट्रक्चर गिवन बिलो, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ। तो बेटा जी ये एक अमाइनो एसिड है, ये इसका अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक है, तो ये कौन है, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड किसका पार्ट होते हैं, डेल्टा ऑप्शन प्रोटीन का। 21 है जी
What would be the number of nucleotides of a protein molecule of about 142 अमाइनो एसिड? कि एक प्रोटीन है उसमें 142 अमाइनो एसिड्स हैं, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो बताएं उसके डीएनए या मैसेंजर आरएनए, वैसे तो मैसेंजर आरएनए स्टेटमेंट में होगा, उसको कोड करने वाला जो भी न्यूक्लिक एसिड है उसमें न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे। तो अब तो माशाल्लाह आप सेकंड ईयर पढ़ के आ गए हैं या आपने दोनों लेवल्स को जो है वो क्रॉस कर लिए, तो आपने पढ़ा होगा कि एक अमाइनो एसिड को जो है वो एक कोडॉन रिप्रेजेंट करता है और एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये कितने अमाइनो एसिड हैं? ये तो बेटा जी 142 अमाइनो एसिड है। और 142 अमाइनो एसिड को कितने कोड करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरा तो मैथ वीक है, मैं तो थोड़ा याद करके आया हूँ, तो ये मेरे ख्याल में, चलें इधर ही कैलकुलेट करते हैं। 6 और 2 और 4, तो ये मुझे लग रहा है इसका आंसर है 40। आप कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा, लेकिन कैलकुलेटर लो नहीं होता इंडिकेटर, अपना जो है वो मैथ बेहतर करें। 22nd है, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इट डिटरमिन्ड बाय या डिटरमिन इन सॉरी, किस प्रोटीन के लेवल में नंबर और सीक्वेंस मैटर करता है? ये वैसे पंजाब बुक से है, तो पंजाब बुक में प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, ये पंजाब बुक से है और पंजाब बुक में प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर से है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब आप अमाइनो एसिड को कंबाइन करके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं ना, तब आपने नंबर और सीक्वेंस को ध्यान रखना है। जारी बात है, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर ख़राब होगा तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी, टर्शरी और सारी प्रोटीन ख़राब हो जाएगी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना। 23rd MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन ह्यूमन बॉडी? कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है? तो इसमें अल्फा ऑप्शन आपके पास इंजाइम्स हैं, आपको पता है इंजाइम एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट, ये तो फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। कैजीन ये मिल्क में होती है, ये फेडरल बुक में लिखा हुआ है टेबल के अंदर, फंक्शनल प्रोटीन है, ये एज अ सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड के तौर पे यूज़ होती है। कोलेजन ये अगेन मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये और ये कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि बोन और कार्टिलेज के अंदर पाई जाती है, तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। फाइब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग करती है, ये फंक्शनल है, ब्लड क्लॉटिंग एक फंक्शन है, ये फंक्शनल प्रोटीन है। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन अमाइनो एसिड? किसमें अमाइनो एसिड होंगे? जो प्रोटीन होगी। सेलुलोज तो कार्बोहाइड्रेट है, इसमें मोनोसैकराइड्स होंगे। कोलेजिन प्रोटीन है, तो आंसर बीटा होगा। सुक्रोज आपको पता है बेटा, ये तो कार्बोहाइड्रेट है, 2 to 3 टाइम्स हमने डिस्कस कर लिए इसमें कि ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है। और एस्कॉर्बिक एसिड एक एसिड है, ठीक है। तो ये बेटा जी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की डिस्कशन है। मुझे उम्मीद है कि जो लॉजिक्स मैंने आपको दी होंगी वो यकीनन आपको समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है या इस तरह के कोई भी ऐसे आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप brainexprep.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे हमारी मेल भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप मेल के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। अनकरीब आपको जो है हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे ताकि आप डायरेक्ट हमसे क्वेश्चंस पूछ सकें। इस तरह की मज़ीद डिस्कशंस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो पास्ट पेपर अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारी वेबसाइट है ब्रेनएक्सप्रेप, यहाँ पे अपलोडेड है अनसॉल्व्ड। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले आप इसी तरह वहाँ से डाउनलोड किया करें और उसको जो है वो सॉल्व करें, फिर जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है वो इस डिस्कशंस को सुन सकते हैं। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया बेटा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।